देखिए, नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको समझते हैं। जैसे एक घर का एक साल की जो इनकम होती है, एनुअल इनकम कहते हैं, वैसे ही एक राष्ट्र का भी एनुअल इनकम होता है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे जीडीपी का आता है, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी का। ये सारा हमें नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करती है। तो हम पहले जीडीपी का देखते हैं। देखिए, जीडीपी की परिभाषा है, जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से मेन पॉइंट क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये है एक। दूसरा प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तीसरा कंट्री से रिलेटेड है। और फोर्थ जो है वो कह रहा है ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब एक साल के भीतर। तो जीडीपी इन्हीं चार चीज़ों से मिलकर बनती है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल होनी चाहिए, और प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन अलग से कहने का ये मतलब है कि एक राष्ट्र में, एक देश में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी रहता है, बहुत सारे एसेट्स रहते हैं। तो जीडीपी में हम उन सब चीज़ों को नहीं ऐड करते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ों को ऐड करते हैं जिसका कि उस करेंट ईयर में प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का, तो सिर्फ उसे ही हम जीडीपी में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए, हिमालय से बहुत सारी फ्रेश वाटर की नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, वो पीने लायक है, लेकिन उसको जीडीपी में तो हम ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जब उसी पानी को हम एक पैक कर देते हैं एक बॉटल में, या एक थोड़ा सा प्रोसेस करके उसे भेज देते हैं, पैक करके कहीं भेज देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो जीडीपी में ऐड हो जाता है, क्योंकि फिर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन का ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है। थर्ड है कंट्री। कंट्री मतलब कि एक देश की जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर होती है, जैसे ये हमारा देश है, तो इसका जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है चारों तरफ इसका, ठीक है, तो उसके भीतर जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसके भीतर जो प्रोडक्शन हो रहा है, हम सिर्फ उसे काउंट करेंगे। अब देखिए, ये अपना देश है, तो इसके ये अंडमान और निकोबार है यहाँ पे। तो ज्योग्राफिकल बॉर्डर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी आ जाता है, फिर लक्षद्वीप भी आ जाता है। फिर जीएनपी में वो कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन जीडीपी में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो है उसके भीतर हो, ये काउंट किया जाता है। तो जीडीपी का जो फार्मूला है वो है C+I+G+X-M। ये एक्सपेंडिचर मेथड से है। एक्चुअली जीडीपी को मेजर करने के लिए 3 मेथड होते हैं, जिसमें से एक एक्सपेंडिचर मेथड है। ये मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में आपको मैं मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि नेशनल इनकम को कितने मेथड से मेजर किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है, तो सी जो होता है वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स होता है। मतलब कि एक साल में, एक देश में, वहाँ जितनी भी गुड्स का कंजम्पशन होता है, चाहे वो नागरिक के द्वारा हो या कोई फर्म के द्वारा हो, कंपनी के द्वारा हो, गवर्नमेंट के द्वारा हो, वो सबका सम होता है कंजम्पशन गुड्स। फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स होता है। अब देखिए, बहुत सारा इन्वेस्ट किया जाता है मशीनरी पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो इन्वेस्टमेंट गुड्स में आ जाता है। तो वो भी ऐड होगा, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वो भी हो गया। और फिर जो बचता है, क्या बचता है? गवर्नमेंट का परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, रोड बनाने में, रेलवे की नई लाइन बनाने में, या फिर कोई ऑप्टिकल फाइबर ये कर बिछाने में, बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, हॉस्पिटल बनाने में। फिर वो हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, फिर हेल्थ हो गया। तो गवर्नमेंट जो भी एक वेलफेयर स्टेट का जो भी ड्यूटी होता है, वो सब गवर्नमेंट करती है, और वो गवर्नमेंट परचेजेस में आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट, मतलब ये दोनों को भी जोड़ा जाता है। एक्चुअली एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस किया जाता है। जीडीपी की परिभाषा में बस आप एक चीज को याद रखिएगा कि जैसे
ज्योग्राफिकल बॉर्डर मैंने आपको समझाया, तो ज्योग्राफिकल बॉर्डर में अब मान के चलिए अगर आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है तो आईफोन किसी इंडियन के द्वारा तो नहीं बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है किसी फॉरेन की कंपनी के द्वारा, ठीक है। लेकिन वो भारत की जीडीपी में उसका एडिशन होगा क्योंकि वो ज्योग्राफिकल बॉर्डर के भीतर बनाया जा रहा है, जबकि जीएनपी में ऐसा नहीं है। तो अभी आप ये जीडीपी में याद रखिए कि कोई भी फॉरेन का ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर वो इस बॉर्डर के अंदर किया जा रहा है प्रोडक्शन उसका, तो वो जीडीपी में ऐड होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, ये फाइनल का क्या मतलब है, कि फाइनल गुड्स का क्या मतलब है। देखिए, गुड्स जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी कह लीजिए या फिर रॉ कह लीजिए। जैसे मान के चलिए आयरन ही निकलता है, जब वो माइनिंग से निकलता है आयरन ही निकलता है, तो वो प्राइमरी हुआ। या फिर बहुत सारा प्राइमरी है, कॉटन है, वो प्राइमरी में आ जाता है। तो प्राइमरी होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स होता है और उसके बाद फाइनल गुड्स होता है। तो देखिए प्राइमरी तो गुड्स, प्राइमरी गुड्स जो है वो अगर कॉटन है तो मान के चलिए उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसका धागा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो धागा हो गया इंटरमीडिएट, क्योंकि धागा फाइनल प्रोडक्शन तो है नहीं, उसका तो कंज्यूम किया नहीं जाता है धागा का। फिर उससे गारमेंट बनती है, तो गारमेंट हो गया फाइनल और धागा हो गया इंटरमीडिएट। अब अगर ये मान के चलिए आप जीडीपी में तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे, प्राइमरी लेवल पे आप कॉटन को ऐड करेंगे, फिर सेकेंडरी लेवल पे आप धागे को ऐड करेंगे और थर्ड लेवल पे आप, फाइनल लेवल पे आप गारमेंट को ऐड करेंगे, तो इस तरह से जीडीपी को आप एक ही चीज को आप 3 बार काउंट किए तो वो आपको सही फिगर जीडीपी का नहीं आएगा। तो इसलिए फाइनल गुड्स ही हम बोलते हैं हमेशा। अब देखिए एनडीपी क्या होता है। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पहले जहां ग्रॉस था अब उसी की जगह पे नेट आ गया, बाकी का सब कुछ वही सेम है, डोमेस्टिक है और प्रोडक्ट है। मतलब ये भी वही देश की सीमा के भीतर ही है, वही प्रोडक्शन की कहानी है, वही 1 साल के भीतर की है। जो चेंज हुआ है वो है नेट, शुद्ध। नेट का अर्थ हुआ शुद्ध। तो ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में सब मिला हुआ होता है। अब देखिए किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो हम उसमें अलग अलग तरह के खर्चे जोड़ते हैं कि प्रोडक्शन को ये पाने के लिए हमें किन किन खर्चों से गुजरना पड़ा। अब वेजेस देने होते हैं, रेंट देना होता है, तो ये सब खर्चे होते हैं। तो ये अब एक खर्चे इसमें से छूट जाता है, वो ये मान के चलिए कि कोई भी कैपिटल गुड्स होता है तो वो भी तो घिसता है, लेकिन हम उसकी कीमत तो नहीं जोड़ते हैं कि कितना होता है। तो उसी कीमत को जोड़ने के लिए ये डेप्रिसिएशन का यूज किया जाता है, मतलब घिसावट का यूज किया जाता है कि ठीक है अगर एक ट्रक है वो 1 साल चली है तो 10% या 5% जो भी उसका होता है वो मान लेंगे हम कि ये इतना घिसा है, तो उसे भी एक खर्चे में जोड़ लेते हैं। तो फिर इससे कंसेप्ट निकल के आता है एनडीपी का, मतलब ज्यादा से ज्यादा शुद्ध, ज्यादा से ज्यादा प्योर, ठीक है, परफेक्ट डाटा के लिए। तो एनडीपी में से, एनडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को आप बस माइनस कर दीजिए, वो आपका एनडीपी का फॉर्मूला निकल गया। अब जीएनपी देखते हैं। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, उसमें ग्रॉस था, प्रोडक्ट था। अब इसमें एक नया क्या चीज है, नेशनल। जो पहले डोमेस्टिक था वो अब नेशनल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो चीज पहले एक बाउंड्री के भीतर बन रही थी वो अब नेशनल हो गया। मतलब इंडिया का अब वो पॉलिटिकल बॉर्डर की बात कर रहा है कि मान के चलिए अगर इंडिया ने, भारत के किसी नागरिक ने कहीं बाहर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो भी जो है वो भी इसमें आ जाता है। इसमें वही एक फर्क है जीडीपी से कि इसमें ये जहाँ पे ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो वहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ये नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब मान के चलिए कि कोई रेसिडेंट है जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, मान के चलिए कोई गल्फ कंट्री में है या फिर यूएस में है या एनआरआई कोई भी है, वो वापस इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो वो चीज जीडीपी में तो काउंट नहीं हो रहा था। तो वो
एक अलग फिगर के लिए कि जिसमें ज़्यादा क्लियर हो जाए सब कुछ, जो ओवरसीज जो भी लेन देन होता है, तो उसके लिए जीएनपी का कंसेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर आप जीडीपी समझ लिए हैं तो जीएनपी कुछ नहीं है, जो डोमेस्टिक था वो अब नेशनल हो गया। मतलब अगर इंडियन रेसिडेंट कहीं किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट किया है, या कहीं लोन दिया है, या फिर कहीं पे कमा रहा है और वापस पैसा भेज रहा है, जो चीज़ की आपको जीडीपी और एनडीपी में नहीं आ रहा था, तो उसके लिए ये कंसेप्ट है, उसको नापने के लिए ये एक नया मेथड है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको जीएनआई भी कहते हैं, ठीक है। जीएनआई मतलब जहां पे प्रोडक्ट था वहां पे इनकम हो गया, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया ये। तो इसमें से अच्छा, ये मार्केट प्राइस से कंफ्यूज मत होइएगा, मार्केट प्राइस अभी कुछ नहीं, मार्केट प्राइस मतलब ये समझ लीजिए करंट प्राइस पे। तो जीएनपी अगर करंट प्राइस पे रहेगा तो जीडीपी भी करंट प्राइस पे रहेगा। ये मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 वाले सेक्शन में मैं आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बारे में बताऊंगा। अब देखते हैं एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए अब बताइए कि इसमें आपको क्या चेंजिंग लग रहा है जीडीपी से। देखिए बता रहा हूं, जहां पे ग्रॉस था वहां पे अब नेट आ गया, जहां पे डोमेस्टिक था वहां नेशनल आ गया, और प्रोडक्ट जो है वो सेम है। तो मतलब दो, अब जीएनपी से एक स्टेप और आगे, जीएनपी में एक नया चीज ऐड हुआ था, एब्रोड से आई हुई इनकम, ठीक है। तो अब फिर उसमें से नेट निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए बस हमेशा एक चीज किया जाता है, डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है उसको माइनस कर दिया जाता है। फिर से वही कंसेप्ट कि मशीन है, मशीन कुछ घिसेगी साल भर में, उसे भी खर्चा मानेंगे और उसको जीएनपी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वही है एनएनपी एट एमपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, बस एनएनपी ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका निकल गया, ठीक है। अब एनएनपी एट फैक्टर प्राइस है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब देखिए फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फैक्टर प्राइस में हुआ कि मान के चलिए एक पेन है, ठीक है, तो पेन का प्रोडक्शन करने में क्या क्या चीज़ों की जरूरत महसूस हुई और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। मान के चलिए लेबर पे खर्च हुआ होगा, उसके टेक्नोलॉजी पे खर्च हुआ होगा, वो फैक्ट्री जहाँ लगी होगी वहाँ पे रेंट दिया गया होगा, ये फैक्टर प्राइस है। और मार्केट प्राइस क्या हुआ कि फैक्टर प्राइस जितना है वो तो है ही, फिर अब उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया होगा, ठीक है, कुछ जीएसटी लगाया होगा या कोई और टैक्स लगाया होगा। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उस पेन के उत्पादन प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ सब्सिडी दी हो कि ठीक है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है तो चलिए हम आपको 2 रुपये की सब्सिडी दे देते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, सब्सिडी को ऐड कर देते हैं फैक्टर प्राइस निकालने के लिए। इसलिए सब्सिडी को ऐड कर देते हैं कि सब्सिडी जो है वो तो खर्च हो गई उसके प्रोडक्शन में, पेन के प्रोडक्शन में। मान के चलिए 4 रुपया रेंट है, 2 रुपया उसके वेजेस है, 2 रुपया और है 8 रुपया, और 2 रुपया गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो 10 रुपया तो खर्च हो गया। तो फैक्टर प्राइस निकालने के लिए इसीलिए सब्सिडी को ऐड किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है, मान के चलिए 5 रुपया जीएसटी है या कोई और टैक्स है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको भी हम प्लस ही कर देंगे तो ये हो गया टोटल प्राइस इसका 10 रुपया और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 5 रुपया, यानी कि हमको 15 रुपया होगा। तो अगर 15 रुपया पेन की कीमत है और एक्चुअली में 15 रुपया है तो वो तो निकल गया मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये वाला निकल गया। तो फैक्टर प्राइस निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा होता है, गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होता है उसको ऐड कर देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम का ये फॉर्मूला है, ठीक है। पर्सनल इनकम मतलब देश के लोगों का इनकम, ठीक है, टोटल लोगों का इनकम। तो मतलब पर्सनल इनकम जो है, आप कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि जो लोगों का इनकम वही नेशनल इनकम। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ फंड ऐसे होते हैं जो कि ना पर्सनल इनकम में आता है, ऐड होता है, और
मतलब जो पर्सनल इनकम में ऐड नहीं होता है और नेशनल इनकम में होता है, ठीक है। तो वो हम इसीलिए कभी भी किसी भी देश में पर्सनल इनकम नेशनल इनकम के बराबर नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कोई भी अगर किसी को सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ पैसे वो क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी में कुछ जमा करता है, जैसे पीएफ हो गया फंड या कोई और हो गया। तो ये इनकम उसके, ये इनकम जो है ये किस में आ जाएगा, ये उस व्यक्ति को तो नहीं मिलता है, ये इनकम तुरंत तो नहीं मिलता है उसके खर्च के लिए, उस वर्ष की बात कर रहे हैं, उस वर्ष में तो नहीं मिलता है उसे। तो इसको क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में से ये इस इनकम को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये पर्सनल इनकम के पास नहीं होता है, ये पर्सनल इनकम में जुड़ी हुई ये चीज़ें नहीं रहती है। और उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो तो बट जाती है, तो वो तो लोगों को मिलेगी, तो वो तो पर्सनल इनकम में आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी रख लेती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मान के चलिए कुछ नया उसको सेटअप करना है, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसका अपना प्रीमाइसेस है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाने हैं, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहता है कि ये किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो जब अगर डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं गया है तो वो किसी व्यक्ति को तो पहुंचा नहीं है, तो वो पर्सनल इनकम में नहीं आता है, ठीक है। और ये है ट्रांसफर पेमेंट। तो ये देखिए नेशनल इनकम में से इस दोनों को माइनस किया जाता है पर्सनल इनकम पाने के लिए, क्योंकि ये दोनों इनकम व्यक्तियों को नहीं मिलता है, किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो अगर पर्सनल व्यक्ति को नहीं मिला तो वो पर्सनल इनकम नहीं हुआ। और ट्रांसफर पेमेंट ये पर्सनल इनकम में आएगा, तो इसीलिए इसको ऐड करते हैं। अब देखिए नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट नहीं जुड़ी रहती है, ठीक है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट इसीलिए नहीं जुड़ी रहती। अच्छा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है। देखिए ट्रांसफर पेमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट फ्री में अगर किसी को कोई भी फंड दे रही है, मान के चलिए किसी तरह का एक होता है ओल्ड एज पेंशन दे रही है 500 रुपया या 1000 रुपया, या एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए कुछ पैसे दे रही है, या चाइल्ड वेलफेयर के लिए दे रही है, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है। वो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि गवर्नमेंट के परचेज काउंट होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का परचेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई गुड्स और ना तो कोई सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था में कोई नई वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट में आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में तो नहीं आया, लेकिन पर्सनल इनकम में तो आया, क्योंकि वो व्यक्ति के हाथ में आया। तो इसलिए पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ देते हैं, जबकि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को घटा देते हैं, क्योंकि ये नेशनल इनकम में रहता है, ये दोनों रहता है ऑलरेडी, लेकिन ये पर्सनल इनकम में नहीं रहता है। तो इसीलिए पर्सनल इनकम को पाने के लिए इन दोनों चीजों को घटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हम देखते हैं डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम क्या हुआ, पर्सनल इनकम। तो जो मैंने आपको बताया पर्सनल इनकम, अगर ये सब काट पीट के किसी के हाथ में 15,000 रुपया या 25,000 रुपया आया, तो क्या अब आप कह सकते हैं कि हाँ अब ये व्यक्ति जो है ये फ्री है खर्च करने के लिए या फिर सेविंग करने के लिए? नहीं, क्योंकि अभी तक उसने टैक्स नहीं दिया है, ठीक है। तो टैक्स नहीं दिया है तो अभी तक उसको हम ये नहीं कर सकते कि ये इसका पर्सनल इनकम जो है, इसको 100% अथॉरिटी है पूरा खर्च करने की। तो उसको अगर हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इनकम टैक्स को, अगर हम इनकम टैक्स इसमें से माइनस कर दें, फिर जो इनकम मिलती है वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। देखिए यही डिस्पोजेबल इनकम का कॉर्पोरेट फर्म जो होती है इसी का डाटा देख करके डिसाइड करती है कि यहाँ के लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है। अब मान के चलिए किसी का पर्सनल इनकम 25,000 है और 5,000 रुपया वो टैक्स दिया, उसके हाथ में रहा 20,000 रुपया। अब 20,000 रुपया ही उसका डिस्पोजेबल इनकम है, 20,000 रुपया ही खर्च करने की उसकी ताकत है, खर्च करने की या फिर सेविंग करने की, ठीक है। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। पर कैपिटा इनकम जो है
इसका सिंपल फॉर्मूला है रियल जीडीपी और पॉपुलेशन, ठीक है। जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, रियल जीडीपी को। रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को ये करके मेज़र करके इन्फ्लेशन से ये होकर के जो जीडीपी हुआ, मतलब रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन को हटा करके, इन्फ्लेशन को हटा करके जो जीडीपी हुआ वो हुआ रियल। ये मैं आपको वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो पार्ट 2 में हम आपको इससे भी जो भी चीज़ यहाँ पे छूट गई है उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये जीडीपी पर कैपिटा फार्मूला जो है, ये आप रियल जीडीपी के यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं कि आप, कोई ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन कहा है कि रियल जीडीपी ही यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉमिनल जीडीपी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एनएनपी भी ऊपर में रख सकते हैं, फैक्टर प्राइस, एनएनपी या फैक्टर प्राइस भी रख सकते हैं, एनडीपी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन डाटा फिर यहाँ भी वही हिसाब से चेंज हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम वही है। आपको जीडीपी में एक तरह से ये एक मेज़र करने का है कि अगर किसी देश की जीडीपी इतनी है तो आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जाहिर सी बात है, जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा उसका पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, और जिसका पॉपुलेशन कम है उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि हमारे देश में देखते हैं पर कैपिटा इनकम कम है, जीडीपी में तो हम 5th रैंक पे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है हमारी वो बहुत कम है। और ऐसे देश जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा आता है। तो आज के लिए धन्यवाद। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसका पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं और जल्दी लाएंगे। और अगर कहीं आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, या कहीं आपको ये लग रहा है कि हम इसको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।